बेफिक्र रहिए, इतना डिमोटिवेट मत होइए। अगर अपने आप को इतना डिमोटिवेट करेंगे तो कैसे काम चलेगा। बिल्कुल पास हो जाएंगे, बेफिक्र रहिए, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। एकदम आराम से गहरी सांस लीजिए, जो टारगेट बना है उसको अचीव करिए। आपको क्वेश्चन याद हुआ है कि नहीं याद हुआ है, उसको कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन को अपने कॉपी पे लिखिए, उसके बाद आंसर अपने मन से लिखिए। अगर आप आंसर लिख ले जा रहे हैं तो आपको याद हो गया है, नहीं लिख पा रहे हैं तो आप उसको फिर से पढ़िए। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स 2026 फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री टॉप 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फिलअप्स एंड वन वर्ड्स। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री टॉप 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फिलअप्स और वन वर्ड्स करने वाले हैं। दूसरा भाग कवर करेंगे। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को एनालाइज करिएगा। भले आपके पास टाइम है, लेकिन इतना भी हल्का नहीं लेना है। केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को इतने हल्के में भी नहीं लेना है। ठीक, यहाँ पे जो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आपका चैप्टर नंबर 2 पे आधारित है। चैप्टर नंबर 2 जो आपका है वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, मैक्सिमम क्वेश्चन इस पे आधारित है, और कुछ क्वेश्चन आपके लिमिट टेस्ट से हैं। तो आइए चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, और अच्छे तरीके से आप जो भी पढ़े हुए हैं ईमानदारी के साथ अपना आंसर दीजिएगा। कोई किसी का चीटिंग नहीं करेगा। ठीक है, बाकी जो आपके क्वेश्चन हैं, बाकी जो आपके डाउट वगैरह है, वो हम क्लियर करते रहेंगे, या मिथिलेश सर क्लियर कर देंगे, या फिर किसी और क्लास में डाउट सेशन लेके क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो सोशल फार्मेसी की 2 क्लास ले लिया करिए। अच्छा हाँ, सोशल फार्मेसी की भी क्लास होनी थी। राइट राइट राइट, चलिए सोशल फार्मेसी की भी क्लास को देखते हैं भी सोशल फार्मेसी की क्लास को भी जैसा होगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं क्लास को बहुत अच्छे तरीके से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। विच ऑपरेटर्स इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन इन हैवी मेटल्स लिमिट टेस्ट। बताइए कौन सा ऑपरेटर्स है जिसका प्रयोग करते हैं हैवी मेटल लिमिट टेस्ट के कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, हैवी मेटल लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल के लिए हम कौन सा ऑपरेटर्स यूज करते हैं। ब्यूरेट को यूज करते हैं, नेस्लर सिलेंडर को यूज करते हैं, पिपेट को, या वैल्यूमेट्रिक फ्लास्क को। अपने मन से जो आपको सही लगे वही बताना है। सही आंसर बताइए क्या होगा। जी हाँ, आपको पहले बता चुके थे, खाली लिमिटेड फॉर आर्सेनिक को छोड़ के जितने भी आपके सिलेबस में दे रखे हैं सबके लिए हम नेस्लर सिलेंडर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? नेस्लर सिलेंडर। सिंपल ऐसा कुछ होता है नेस्लर सिलेंडर। 2 लेते हैं, एक का नाम रखते हैं स्टैंडर्ड और एक का नाम रखते हैं टेस्ट। ठीक, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। पहला बहुत इजी था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द टेस्ट सॉल्यूशन शुड नॉट बी डार्कर देन। जो टेस्ट सॉल्यूशन है, जो जिसपे आप परीक्षण किए हैं, वो आपका डार्क नहीं होना चाहिए। किससे? टेस्ट सॉल्यूशन डार्क नहीं होना चाहिए किससे? ब्लैंक होना चाहिए, या तो वाटर की तरह होना चाहिए, या स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन, जो स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन है उसके साथ टेस्ट सॉल्यूशन डार्क नहीं होना चाहिए, या सैंपल सॉल्यूशन के साथ। कह रहा जो टेस्ट सॉल्यूशन है, मान लीजिए 2 होते हैं ना, 1 मिनट आपको दिखाएं। हाँ, यहाँ देखिए लिखा हुआ, एक टेस्ट वाला है, एक स्टैंडर्ड वाला है। एसटीडी मतलब स्टैंडर्ड। कह रहा टेस्ट सॉल्यूशन डार्क नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो टेस्ट वाला है, ये अभी आपको थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, सफेद कलर का दिख रहा है। अगर ये डार्क हो जाता तो कह रहा है किससे हम कंपेयर करेंगे, कैसे देखेंगे? तो ये जो स्टैंडर्ड का लेड सॉल्यूशन है ना, इससे देखेंगे। अगर इससे आपका कलर डार्क हो जाएगा टेस्ट वाला, तो लिमिट टेस्ट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। अगर हमारा परीक्षण वाला कलर स्टैंडर्ड वाले के कलर से ज्यादा आ जाएगा, डार्क हो जाएगा, तो लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा। और वही देखिए, स्टैंडर्ड का कलर ज्यादा काला है, इसका थोड़ा कम काला है, तो लिमिट टेस्ट क्या हो गया? पास हो गया। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी वाला है, स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन। लेड क्या है? हैवी मेटल्स है। ठीक, चलिए तो दूसरे का करेक्ट आंसर सी वाला था। सर 1 शॉट रिवीजन कब आएगा, और उसमें R20 क्वेश्चन रहेंगे या 1 वीडियो में? राज यादव जी, अभी जो चल रहा है 1 शॉट ही चल रहा है। यूट्यूब पे जो चल रहा है 1 शॉट ही चल रहा है। उसको पार्ट वाइज लाया गया है, पहला पार्ट कवर हो चुका है। तो आप देखिएगा, कल मिथिलेश सर भी फार्मास्यूटिक्स पढ़ाए थे, वो 1 शॉट ही चल रहा है। ठीक, चलिए सर सोशल फार्मेसी में फिल इन द ब्लैंक्स करवाइए प्लीज। चलिए बिल्कुल करवाएंगे, बेफिक्र रहिए, बिल्कुल करवाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, द मीडियम रिक्वायर्ड फॉर हैवी मेटल्स लिमिट टेस्ट इज।
द मीडियम रिक्वायर्ड फॉर हैवी मेटल लिमिट टेस्ट। आप बताइए, यहाँ पे भी क्वेश्चन को पहले समझिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा। कह रहा है मीडियम, वो कौन सा मीडियम रिक्वायर होता है लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स में, किसके प्रेजेंस में करते हैं। समझिए कौन सा मीडियम, मतलब किस मीडियम मतलब बीच वाला पार्ट। जैसे मान लीजिए ए प्लस बी है और यहाँ पे क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है, तो ये बीच वाला पार्ट पूछ रहा है कि मीडियम बताइए हैवी मेटल लिमिटेड फॉर हैवी मेटल्स में क्या मीडियम हम यूज करते हैं, क्या मीडियम यूज करते हैं, मतलब किसके प्रेजेंस में होता है। एल्केलाइन के प्रेजेंस में, क्षारीय के प्रेजेंस में, न्यूट्रल होता है या बेसिक होता है या एसिडिक होता है। बताइए एल्केलाइन कुछ लेते हैं या कुछ न्यूट्रल लेते हैं या बेसिक लेते हैं या फिर एसिडिक लेते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए लिमिटेड फॉर हैवी मेटल्स में आप ध्यान से देखे होंगे, पिछले क्लास में बताए थे आपको, यहाँ पे हम एसिडिक लेते हैं। कौन सा एसिड लेते हैं, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का प्रयोग करते हैं लिमिटेड फॉर हैवी मेटल्स में, एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में करते हैं। ध्यान रखिएगा लिमिटेड फॉर हैवी मेटल्स के अगर सिद्धांत की बात करें तो जो हैवी मेटल्स में हम रिएजेंट यूज करते हैं अभिकर्मक, वो हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं जिसको H2S कहते हैं। और किसके प्रेजेंस में, एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में करते हैं। तो ध्यान रखिएगा एसिड लेते हैं। और किसमें, अमोनियम एसिटेट बफर, अमोनियम एसिटेट बफर। बफर क्या होता है, बफर का मतलब कि जो हमारे पदार्थ को ना बहुत ज्यादा एसिडिक होने दे, ना बहुत ज्यादा बेसिक होने दे, ना बहुत ज्यादा अम्लीय होने दे, ना बहुत ज्यादा क्षारीय होने दे, मीडियम रखे, वही बफर होता है। तो एसिटिक एसिड और अमोनियम एसिटेट बफर का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा था आपसे कि लिमिटेड फॉर हैवी मेटल में कौन सा मीडियम रिक्वायर होता है। यहाँ पे है एसिडिक, तो एसिडिक यूज होता है, एसिडिक में आपका एसिटिक एसिड। ठीक, चलिए तो डी राइट आंसर है तीसरे का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए मीडियम क्या रिक्वायर्ड है लिमिटेड फॉर हैवी मेटल्स के लिए, तो एसिडिक। क्लियर हो गया सभी को। राजस्थान के एग्जाम एमपी के बाद होंगे, बेफिक्र रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, लिमिटेड फॉर आर्सेनिक इज नोन एज। लिमिटेड फॉर आर्सेनिक को और क्या कहते हैं आप, लिमिटेड फॉर आर्सेनिक को और किस नाम से जाना जाता है। गजेट टेस्ट, मार्स टेस्ट, नेस्लर टेस्ट, बायरवेट टेस्ट। गजेट टेस्ट, मार्स टेस्ट, नेस्लर टेस्ट, बायरवेट टेस्ट। लिमिटेड फॉर आर्सेनिक को और किस नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा, उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग सभी को आता होगा। गजेट अपरेटस या गजेट टेस्ट के नाम से जानते हैं, सॉरी गजेट टेस्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन इसे हम अपरेटस जो यूज करते हैं वो गजेट अपरेटस यूज करते हैं। ठीक है, तो चौथे का ए राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ठीक, 4 क्वेश्चन तक उम्मीद करते हैं सभी का सही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है। हाँ देखिए, लिमिट इट इज आल्सो कॉल्ड गजेटेड टेस्ट। लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक में आपको पहला ही पढ़ाए थे कि इसे गजेट टेस्ट कहा जाता है और इसमें एक स्पेशल अपरेटस की आवश्यकता होती है। नेस्लर सिलेंडर इसमें यूज नहीं करते, इसमें बोलते हैं गजेट अपरेटस। अपरेटस का मतलब वो सामग्री जिसको हम यूज करते हैं, तो गजेट अपरेटस हो गया। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो चौथे का ए राइट आंसर है, आना चाहिए। ओके, 5वां क्वेश्चन है कि इन आर्सेनिक लिमिट टेस्ट आर्सेनिक इज कन्वर्टेड इनटू। आर्सेनिक लिमिट टेस्ट में आर्सेनिक किसमें कन्वर्ट होता है। आर्सेनिक लिमिट टेस्ट में आर्सेनिक किसमें कन्वर्ट होता है, आर्सेनिक ऑक्साइड में, आर्सेन गैस में, आर्सेनिक सल्फाइड में, आर्सेनिक क्लोराइड में। लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक में आर्सेनिक जो होता है किसमें कन्वर्ट होता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आर्सेन गैस में। ठीक है, आर्सेन गैस में कन्वर्ट होता है आर्सेनिक, क्योंकि यही आर्सेन गैस धीरे 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 डिलीवरी ट्यूब के थ्रू ऊपर जाता है और यहाँ मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्ट करता है और धब्बा बन जाता है। उसी धब्बे से पहचानते हैं कि आर्सेनिक की अशुद्धियां हैं कि नहीं है। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है, 5वें का बी होगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से बताया था कि आर्सेनिक जो होता है ये, इसमें कुछ रिएजेंट यूज करते हैं जो कि होगा क्या, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, जो क्या कर दे, आर्सेनिक की जो आयंस है उसको रिड्यूस कर दे। जैसे स्टीनियस क्लोराइड यूज किया जाता है SnCl2, ये क्या करता है, आर्सेनिक के 5+ चार्ज को आर्सेनिक के 3+ चार्ज में कन्वर्ट कर देता है। बाकी आप तो इसको डिटेल्स में पढ़े होंगे कि इसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक मिलाते हैं, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं। यही हाइड्रोजन गैस आर्सेनिक के 3rd स्टेट से रिएक्शन करता है और आर्सेन गैस बना लेता है ASH3। ASH3 आपके पेपर में ऐसा भी लिखा हुआ आएगा, ASH3 जो आर्सेन गैस है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए
रिजल्ट आप देख सकते हैं कि टेस्ट वाले का कलर हल्का आएगा, स्टैंडर्ड वाले का ऑलरेडी डार्क होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड वाला ही प्योर होता है। प्योर का मतलब कि अशुद्धियों में प्योर होता है, ठीक है, हमें एग्जैक्ट कलर पता चलता है। लेकिन जो टेस्ट वाला होता है, जिसका आप परीक्षण कर रहे हैं, ठीक है, जो आपको लग रहा था कि इसमें अशुद्धियां हैं, तो आप इसी से कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड वाले से। स्टैंडर्ड वाले से अगर टेस्ट वाले का कलर हल्का आ गया तो लिमिट टेस्ट पास हो गया, अगर ज्यादा आ जाता तो फेल हो जाता। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां है कि विच रिएजेंट प्रोड्यूस आर्थिन गैस इन आर्सेनिक टेस्ट। कौन सा रिएजेंट, कौन सा अभिकर्मक प्रोड्यूस होता है, ठीक है, आर्थिन गैस इन आर्सेनिक टेस्ट। आर्सेनिक टेस्ट में, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक में आर्थिन गैस के लिए हम क्या मिलाते हैं, आर्थिन गैस कैसे बनता है, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक में आर्थिन गैस कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे बनता है, कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं। पहला है जिंक प्लस एसिड, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बताइए लिमिटेड फॉर आर्सेनिक में जो आर्थिन गैस प्रोड्यूस होता है वो कैसे बनता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक प्लस एसिड। यार इतने अच्छे से अभी आपको जस्ट बताए थे, फिर भी क्यों गलत बता रहे हैं आप लोग। मतलब अभी आपको बताया गया था कि लिमिटेड फॉर आर्सेनिक में जो आर्थिन गैस बन रहा है, अभी आपको बताया गया था, कुछ चीजों को कैप्चर नहीं कर रहे हैं आप। पहला वाला सही है, ए वाला, ठीक है। अभी हम बोले थे जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ZnCl2 बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। यही हाइड्रोजन गैस आर्थिन के 3+4 से रिएक्शन करता है। यही हाइड्रोजन गैस जो होता है आर्थिन के 3+4 से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, AsH3 बना लेता है, आर्थिन गैस, ठीक है, आर्थिन गैस बना लेता है। सिंपल यही चीज आपको यहाँ पे बताए थे अभी हम, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक को मिलाया जाता है सॉल्यूशन में, और यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक दोनों में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यही हाइड्रोजन गैस आर्सेनिक के 3+4 से रिएक्शन करता है और आर्थिन गैस बना लेता है। तो क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि आर्सेनिक टेस्ट में आर्थिन गैस कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, जिंक और एसिड मिला रहे हैं, ठीक है, जिंक एसिड दोनों मिलकर हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं, वही हाइड्रोजन गैस रिएक्शन कर रहा है आर्थिन से, तब उसके बाद जाके आर्थिन गैस बन रहा है। ठीक, चलिए, हाँ HCl नहीं लिखा है, हाँ देखिए यहाँ पे HCl, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा होता तो आप पकड़ लेते, भाई एसिड तो वो भी है, यहाँ एसिड खाली लिखा था, जिंक प्लस एसिड, तब भी आपका यही सही होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां है कि आर्थिन गैस रिएक्ट विथ मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर टू प्रोड्यूस। जब आर्थिन गैस धीरे धीरे डिलीवरी ट्यूब के ऊपर जाएगा और मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्ट करेगा, तब बताइए कौन सा कलर देगा, क्या कौन सा धब्बा देगा, कौन सा स्टेन मतलब धब्बा, किस तरह का धब्बा बनेगा, व्हाइट कलर का बनेगा, पिंक कलर का बनेगा, ब्राउन कलर का, या फिर ब्लू कलर का। जब गैस आर्थिन गैस धीरे धीरे डिलीवरी ट्यूब के थ्रू ऊपर जाएगा और मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सा कलर देगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसका सही है ब्राउन, या फिर ब्लैक भी देता है, कभी ब्राउन देता है या फिर येलो देता है। तो ब्राउन स्टेन ध्यान रखिएगा, हर बुक में अलग अलग लिखा हुआ है, ब्लैक, ब्राउन, येलो, लेकिन सही क्या है, ब्राउन स्टेन, ठीक है, ब्राउन कलर का धब्बा, स्टेन का मतलब होता है धब्बा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए बहुत अच्छा। तो 7 क्वेश्चंस आपके सही रहे होंगे, बेसिक क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं कि 8वें का करेक्ट आंसर क्या होगा। 8वां बताइए क्या होगा कि द स्टेन इंटेंसिटी इज कंपेयर्ड विथ, जो धब्बा बना है उसकी तीव्रता को किसके साथ कंपेयर करेंगे। जो धब्बा आया है, इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता, तो धब्बा के तीव्रता को किसके साथ कंपेयर करेंगे, ब्लैक पेपर के साथ, स्टैंडर्ड आर्सेनिक पेपर के साथ, सैंपल पेपर के साथ, फिल्टर पेपर के साथ। स्टेन जो धब्बा बन रहा है उसकी तीव्रता को किसके साथ कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड आर्सेनिक पेपर के साथ। किसके साथ, स्टैंडर्ड आर्सेनिक पेपर के साथ, ध्यान रखिएगा, ठीक, स्टैंडर्ड आर्सेनिक पेपर के साथ। ओके, चलिए ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आइए 9 क्वेश्चन को कवर करते हैं। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बी राइट आंसर है, क्योंकि स्टैंडर्ड के साथ ही तो कंपेयर करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि आर्सेनिक की अशुद्धियां टर्बिडिटी है कि नहीं है। ठीक, 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द आर्सेनिक लिमिट टेस्ट इज कैरिड आउट इन ए। आर्सेनिक लिमिट टेस्ट इज कैरिड आउट इन ए, बताइए आर्सेनिक लिमिट टेस्ट को हम किस में करते हैं, कैसे हमें रिजल्ट मिलता है, आर्सेनिक लिमिट टेस्ट में हम किस चीज का कौन सा ऑपरेटस यूज करते हैं, बीकर, टेस्ट ट्यूब, नेशनल सिलेंडर, गजेट ऑपरेटस। आर्सेनिक लिमिट टेस्ट को कैरी करने के लिए, मतलब उसको परफॉर्म करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटस यूज करते हैं,
जस्ट लाइक गजेट अपरेटस। ठीक है, जैसे कि आप देखे थे इसमें गजेट अपरेटस यूज किया जाता था, इसका नाम ही है गजेट टेस्ट, इसी तरह इसमें हम गजेट अपरेटस यूज करते हैं, तो डी राइट आंसर है। ठीक, चलिए 9 क्वेश्चन आपका हो गया। 10वां क्वेश्चन आपका है कि वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन तुरंत समझ में आ जाएगा। वैल्यूमेट्रिक नाम ही छिपा हुआ है, वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ। वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो होता है किसके मापन पर आधारित है, किसके मेजरमेंट पे आधारित है? वेट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ के भार पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन के आयतन पे, वॉल्यूम पे, कलर ऑफ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन के रंग पे या तापमान पे, टेम्परेचर पे। वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा, देखिए नाम में छिपा है वैल्यूमेट्रिक, मतलब वॉल्यूम, किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम। मान लीजिए आपको सिरप बनाना है, ठीक है, 50 ml का सिरप बनाना है, लेकिन 50 ml को हमें बहुत अच्छे तरीके से कंसंट्रेट करना होगा, अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है, तो उसका जांच पड़ताल करना पड़ेगा कि इसमें कोई अशुद्धियां तो नहीं आ गई, उसकी क्वांटिटी सही है कि नहीं सही है। तो ठीक है, तो जब भी कोई सब्सटेंस जो वॉल्यूम में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, सॉल्यूशन के फॉर्म में हो, जब उसकी सांद्रता को हम निर्धारित करते हैं, उसकी सांद्रता को हम उसको सांद्रता को जब हम निर्धारित करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, वही कहलाता है वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, समझ में आया? जैसे मान लीजिए आपको सिरप बनाना है 20 ml का, तो 20 ml में जो जो मिल रहा है 20 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, 20 ml ही रहेगा वो, लेकिन उसमें कोई अशुद्धियां तो नहीं है, सारा जांच पड़ताल करना, क्योंकि नाम ही एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या कि अगर फार्मास्यूटिकल में बात करें तो भाई एनालिसिस का मतलब हो गया कि आप देखिए दवा में कोई अशुद्धियां तो नहीं है, कोई और साइड केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, कुछ ऐसी चीजें तो नहीं है जिससे दवा खराब हो जाए या दवा जल्दी खराब हो जाए या उसकी कम पावर रहे, उस सारी चीजों को ध्यान दिया जाता है वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। तो बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, द सॉल्यूशन ऑफ एक्यूरेटली नोन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। द सॉल्यूशन ऑफ एक्यूरेटली नोन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। आपको बताना हो सॉल्यूशन जो एक्यूरेटली नोन कंसंट्रेशन, ठीक है, नोन मतलब ऐसा सांद्रता जिसके बारे में आपको पता हो, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके बारे में आपको सही से पता हो, उसे क्या कहेंगे? बफर सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, सॉरी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, इंडिकेटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऐसा सॉल्यूशन जिसके बारे में आप जानते हैं, नॉन कंसंट्रेशन मतलब कि आप उसकी सांद्रता को जानते हैं, उसे क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, सी राइट आंसर होगा। क्योंकि अभी आप लिमिट टेस्ट जितना भी पढ़े उसमें दो चीज लेते हैं, एक टेस्ट और एक स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में हम वही लेते हैं जो नॉन कंसंट्रेशन, जिसके बारे में हमें पता रहता है कि इसका कलर कैसा आएगा, और टेस्ट में हम कहीं ना कहीं इसी स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं कि भैया जो टेस्ट स्टैंडर्ड का कलर आया है तो क्या टेस्ट का भी इतना डार्क आ जाएगा? अगर इतना आ गया तो इसका मतलब कि इसमें इम्प्योरिटी है, ठीक है, और नहीं आया, कम आया कलर इससे, तो इसका मतलब कि लिमिटेड पास हो गया। तो करेक्ट आंसर 11वें का सी वाला होगा, ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या है। द पॉइंट एट विच इंडिकेटर चेंज कलर इज कॉल्ड। द पॉइंट, आपको बताना वो पॉइंट जहां पे इंडिकेटर कलर को चेंज करता है उसे क्या कहता है। ठीक है, आपको पता है, अगर हम बात करें तो ये आपका हो गया ब्यूरेट, ठीक है, कुछ ऐसा होता है ब्यूरेट, ठीक है। उसके बाद ये आपका होता है कॉनिकल फ्लैग्स, ये आपका होता है कॉनिकल फ्लैग्स, ठीक। अब यहां पे हम डालते हैं कुछ इंडिकेटर, ये क्या है? यह है इंडिकेटर। अब क्या कह रहा है आपसे? अब आपसे क्या कह रहा है? ये आपका क्या है? ब्यूरेट है, ठीक, कॉनिकल फ्लैग्स है। अब आपसे कह रहा है कि द पॉइंट, वो पॉइंट बताइए जहां पे इंडिकेटर कलर को चेंज करता है। मतलब जैसे हम इंडिकेटर डाले, आपका टाइट्रेशन स्टार्ट हो गया, टाइट्रेशन क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। अब ये आपका कलर चेंज हो गया, जब कलर चेंज हो गया तो उसे क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस पॉइंट कहेंगे, न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे, सैचुरेशन पॉइंट कहेंगे, या एंड पॉइंट कहेंगे? बहुत अच्छा, वेरी गुड, इसको हम एंड पॉइंट कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, यही अगर इंडिकेटर से कलर शो नहीं करेगा तो हमें नहीं पता चलेगा कि रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। जैसे इंडिकेटर डालेंगे तुरंत कलर नहीं आएगा, जैसे जैसे टाइट्रेशन आपका चलता रहेगा, थोड़ी देर में देखेंगे आपका कलर चेंज हो जाएगा, और जहां ये कलर चेंज होगा, रंग बदलेगा, वहीं पे हम इसको बंद कर देंगे, रोक देंगे। इससे हमें ये समझ में आएगा कि रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस कलर को देख के समझेंगे कि ये कलर का नेचर कैसा है, इसकी क्या मतलब कि
किस तरह का है, ये एसिडिक अम्लीय है कि क्षारीय है, कितना स्टेबल है, सारी चीजों को इसके रंग के हिसाब से देखते हैं। ठीक, तो 12वें का डी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। चलिए 13वां क्वेश्चन है, इन एसिड बेस टाइट्रेशन द रिएक्शन अकर्स बिटवीन, एसिड बेस टाइट्रेशन में द रिएक्शन अकर्स बिटवीन, बताइए एसिड बेस टाइट्रेशन में कौन सा रिएक्शन पाया जाता है, किसके किसके बीच में रिएक्शन पाया जाता है एसिड बेस टाइट्रेशन में। एसिड बेस टाइट्रेशन में किसके किसके बीच में रिएक्शन पाया जाता है, एसिड और साल्ट के बीच में, बेस एंड साल्ट के बीच में, एसिड और बेस के बीच में, एसिड एंड मेटल के बीच में। करेक्ट आंसर क्या होगा, एसिड बेस टाइट्रेशन में किसके किसके बीच में रिएक्शन पाया जाता है, एसिड और साल्ट, ठीक है, बेस और साल्ट, एसिड और बेस, और एसिड और मेटल। करेक्ट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है, 13वां वाला सी, बिल्कुल सही नाम है एसिड बेस टाइट्रेशन। तो बताइए किसके किसके बीच में रिएक्शन होगा, तो एसिड और बेस के बीच में होगा, किसमें, एसिड और बेस के बीच में होगा। ठीक, एसिड बेस टाइट्रेशन में एसिड और बेस के बीच में होगा। ओके, चलिए आप लोग लैब में एक परफॉर्म बहुत अच्छे से किए होंगे। मान लीजिए आप कोई एसिड ले लिए, ठीक है, जैसे हम आपको एग्जांपल दें, अगर थोड़ा ब्रेक स्क्रीन पर चलते हैं, आप लैब में पता नहीं किए हैं कि नहीं किए हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन अगर लैब में आप किए होंगे, हम जब भी पढ़ाते हैं चाहे बी फार्म को या डी फार्म को, तब बच्चों को सबसे पहले लैब में यही करवाते हैं, जैसे एक आइडिया होता है कि एक्चुअली में टाइट्रेशन है क्या। तो आप इसको देखे होंगे, किए हैं ना, बिल्कुल किए होंगे। सिंपल, बहुत इजी है, बिल्कुल सभी कॉलेज में सबसे पहले यही कराया जाता है। अगर आपके कॉलेज में नहीं कराया गया तो फिर अच्छी बात नहीं है, कॉलेज का मतलब फिर स्टेटस सही नहीं है, वरना होता है हर कॉलेज में। ठीक है, ये आपका क्या है, ब्यूरेट है, जैसा कि पता है। ठीक है, ये ब्यूरेट है। प्रैक्टिकल देखिए बहुत जरूरी है, थ्योरी तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, थ्योरी तो आप पढ़ ले रहे हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल नहीं होगा तो आप कैसे सीख पाएंगे बहुत सारी चीजें। मान लीजिए इसमें से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका ड्रीम है हमें फार्मास्यूटिकल कंपनी खोलना है, ठीक है, मेडिकल स्टोर नहीं, फार्मास्यूटिकल पूरी कंपनी ही खोल देनी है, तो कंपनी खोलने के लिए भी थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना चाहिए ना, बहुत जरूरी है, या किसी कंपनी में काम करना हो तो। देखिए ये आपका क्या है, ब्यूरेट है। हम मान लीजिए ब्यूरेट में ले लिए एक क्या, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl को ले लिए ब्यूरेट में, ठीक है, नहीं, या फिर छोड़िए, हम ब्यूरेट को HCl को नहीं लेंगे, हम एक बेस ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एक क्षार लेते हैं। क्षार में क्या ले लेंगे, क्षार में ले लेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एक बेस है जिसको स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। और यहाँ पे हम ले लिए अपने कॉनिकल फ्लास्क में, इसमें ले लिए एक एसिड जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम यहाँ पे ले लिए। ठीक, अब आपका रिएक्शन मान लीजिए स्टार्ट हुआ, रिएक्शन आपका स्टार्ट हो गया, यहां पे हम डाले एक इंडिकेटर, बताइए यहां पे कौन सा इंडिकेटर डालेंगे, ठीक है, यहां पे हम क्या डाले, इंडिकेटर डाले, इंडिकेटर डाले, इंडिकेटर जब हम यहां पे डाल दिए, इंडिकेटर डाले, ठीक है, अब यहां पे इंडिकेटर डाले, इंडिकेटर का नाम होगा फिनाप्थलीन, फिनाप्थलीन नाम होगा, फिनाप्थलीन इंडिकेटर। एसिड बेस टाइट्रेशन में हम फिनाप्थलीन इंडिकेटर यूज करते हैं ज्यादा। अब फिनाप्थलीन डाले तो फिनाप्थलीन का प्रकृति ये होता है कि जब भी कोई सब्सटेंस एसिड होगा तो कोई कलर नहीं देगा, एसिड होगा तो कोई कलर नहीं देगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी कोई सब्सटेंस एसिड होगा तो कोई कलर नहीं देगा। जैसे मान लीजिए आपके कॉनिकल फ्लास्क में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो फिनाप्थलीन कलर नहीं देगा, लेकिन जैसे टाइट्रेशन स्टार्ट होगा धीरे 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 ऊपर से आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, बेस आएगा, क्षार आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिएगा धीरे 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 इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। यही पिंक कलर जैसे आएगा यही इसका एंड पॉइंट होता है, इसको बंद कर देते हैं, यही है एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, आप देख पा रहे एक बेस का रिएक्शन एक एसिड के साथ कराए और इंडिकेटर डाले जिससे क्या करा, कलर शो कर दिया, जो पिंक कलर आ गया, इसका मतलब कि हमारा पदार्थ क्या हो, बेसिक नेचर का है, उसको बहुत सारी चीजों में हम यूज करते हैं। लेकिन जो एसिडिक था, अम्लीय था, अब अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नेचर कैसा है, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर पिंक कलर का आ जाता, यहीं पे आ जाता, इसका मतलब कि ये एसिड नहीं है। फिनाप्थलीन एसिड में कलरलेस रहता है लेकिन बेस के साथ पिंक कलर देता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, तो ये बेसिक आप लोग लैब में इसको बहुत अच्छे से किए होंगे, अच्छे से आया होगा। ठीक, चलिए, तो एसिड बेस टाइट्रेशन द रिएक्शन अकर्स बिटवीन, एसिड बेस टाइट्रेशन में जो रिएक्शन होता है दो बीच में, तो एसिड और बेस के बीच में होता है, अम्ल और क्षार के बीच में। 14वां है फिनाप्थलीन गिव पिंक कलर इन, देखिए क्वेश्चन अभी आ गया, ये सब प्रैक्टिकल के क्वेश्चन हैं, ये सारे प्रैक्टिकल लैब के क्वेश्चन हैं, लेकिन आपके थ्योरी में दे रखा है, आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये सब अब पढ़ने वाली चीज है ही नहीं, सब प्रैक्टिकल करने वाली चीज है, सब आपको लैब में परफॉर्म करने वाली चीज है। फिनाप्थलीन, अब फिनाप्थलीन क्या है, फिनाप्थलीन इंडिकेटर है, क्या है, इंडिकेटर है।
इंडिकेटर जो होता है फिनाप्थलीन गिव पिंक कलर, गुलाबी कलर देता है बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल में, एसिडिक में या फिर आल मीडिया में। बताइए, आल मीडिया में, बेसिक में, क्षारीय में, न्यूट्रल में या अम्लीय में या फिर आल मीडिया में। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। फिनाप्थलीन जो इंडिकेटर है ये पिंक कलर कब देगा, कब देगा। सब्सटेंस में हमारे क्या प्रेजेंट हो, हमारे जो पदार्थ है इसमें क्या प्रेजेंट हो जाए कि पिंक कलर दे देगा फिनाप्थलीन, जिसको पीएचपी शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, पिंक कलर कब देगा, अभी बताए थे पिंक कलर तभी देगा जब हमारा पदार्थ में क्या हो जाए, बेस आ जाए, बेस कोई क्षार हो जाए। फिनाप्थलीन को ध्यान रखिएगा, फिनाप्थलीन एसिड में कलरलेस रहता है, फिनाप्थलीन जो होता है वो अम्ल में क्या होता है, कलरलेस रहता है, कोई कलर नहीं शो करता। ठीक है, लेकिन जैसे ही बेस आता है वो पिंक कलर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, पीएचपी जो होता है ये क्या होता है, एसिड में कलरलेस, रंगहीन। ठीक है, रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। लेकिन जैसे बात करें पीएचपी का बेस में तो कौन सा कलर देगा, पिंक कलर दे देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, पूछा जाता है आपसे कि फिनाप्थलीन पिंक कलर कब देता है, किसमें, तो बेसिक मीडियम में देता है। ठीक है, क्षारीय मीडियम में। तो ए राइट आंसर है 14वें का। ठीक है, ए राइट आंसर है। ओके, चलिए उम्मीद करते हैं आप इसको अच्छे समझे होंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां, देखते हैं 15वां क्या होगा। आप गलती मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15वां है नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज मेनली यूज्ड फॉर। नॉन एक्वस टाइट्रेशन, एक्वस मतलब पानी, नॉन मतलब नहीं, ऐसा टाइट्रेशन जिसमें पानी नहीं यूज हो रहा है, ऐसा टाइट्रेशन जिसमें पानी नहीं यूज हो रहा है, कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज हो रहे हैं, जैसे कि आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एल्कोहल वगैरह, ईथर वगैरह, ये यूज हो रहा है, पानी नहीं यूज हो रहा है। तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज मेनली यूज फॉर, मुख्य रूप से किसके लिए यूज किया जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, वीक एसिड और वीक बेस के लिए, या सॉल्ट ओनली के लिए। बहुत अच्छा, ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सी वाला। ये वीक एसिड और वीक बेस के लिए यूज करते हैं। नॉन एक्वस टाइट्रेशन मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं वीक एसिड और वीक बेस के लिए। ठीक है, तो सी वाला राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा 15वें का। चलिए बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखते हैं। प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ। प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन किसके निर्माण के लिए आधारित है, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन किस फॉर्मेशन पर आधारित है। बताइए, गैस पर, प्रिसिपिटेट पर, कलर पर या हीट पर। गैस पर, प्रिसिपिटेट पर, कलर पर या हीट पर। प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन किस फॉर्मेशन पर आधारित है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बी राइट आंसर होगा प्रिसिपिटेट। ठीक है, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में क्या बनता है, प्रिसिपिटेट, और प्रिसिपिटेट को हम पीपीटी कहते हैं, जो आग घुलनशील पदार्थ होता है, आग घुलनशील पदार्थ। ठीक है, आग घुलनशील पदार्थ होता है, ध्यान रखिएगा, आग घुलनशील पदार्थ होता है कौन, प्रिसिपिटेट। ठीक, तो बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। यार इस पर राइटिंग कितनी खराब बनती है, डिजिटल वाले में राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ना। आग घुलनशील पदार्थ, इससे अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो हम कहेंगे कि आप तो बैक लग जाएगा, डिजिटल वाले से लिखना हो तो। बी राइट आंसर है 16 का, ध्यान रखिए। 17 क्वेश्चन कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट इज कॉमनली यूज्ड इन। सिल्वर नाइट्रेट का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, याद करिए कहाँ यूज किया। तो पहले आप सब कुछ भूल जाइए, आंसर क्या लिखा है इसको आप लोग भूल जाइए। पहले आपके मन में आना चाहिए सिल्वर नाइट्रेट कहाँ यूज किए थे और क्यों यूज किए थे। याद आ रहा है कुछ, सिल्वर नाइट्रेट में फोकस करिए, सिल्वर नाइट्रेट कहाँ यूज किए थे, याद आ गया होगा, लिमिटेड फॉर क्लोराइड में, सोडियम क्लोराइड के साथ लिमिटेड फॉर क्लोराइड में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को यूज किए थे। किस लिए किए थे, क्या बना था, तो AgCl बना था। क्या बना था, AgCl, यही आपका व्हाइट कलर का क्या था, प्रिसिपिटेट था। क्या बना था, प्रिसिपिटेट बना था। इसका मतलब सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में, सिंपल और कुछ है ही नहीं, एसिड बेस टाइट्रेशन, प्रिसिपिटेशन, रिडॉक्स, उसके बाद नॉन एक्वस। यही समझ में आ गया कि सिल्वर नाइट्रेट को हम लिमिटेड फॉर क्लोराइड में यूज किए थे। किस लिए किए थे, एक व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट बना था, इसका मतलब प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में यूज होता है। मुहर्स मेथड में प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में सिल्वर नाइट्रेट यूज होता है। तो ऐसे भी कभी कभी दिमाग लगा के भी आंसर बताना चाहिए आपको। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी वाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या, 18वां क्वेश्चन क्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 EDTA इज यूज्ड एज। EDTA, EDTA किसको किसको पूरा नाम पता है, सभी लोग कमेंट में बताएं, EDTA का फुल फॉर्म क्या है। EDTA का फुल फॉर्म क्या है, EDTA का फुल फॉर्म क्या है बताइए।
ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या है आपको कमेंट में बताना है। ईडीटीए इथाइलिन इथाइलिन डायामीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, एथाइलिन डायामीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ध्यान रखिएगा ईडीटीए होता है एथाइलिन डायामीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, एथाइलिन डायामीन टेट्रा एसिटिक एसिड, एथाइलिन डायामीन टेट्रा एसिटिक एसिड होगा ईडीटीए। ठीक है, अब ईडीटीए का प्रयोग किया जाता है कहां पर? इंडिकेटर, एज ए इंडिकेटर नहीं, एज ए सॉल्वेंट नहीं, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? तो जी हाँ, ईडीटीए आपका क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है। सी राइट आंसर है। ठीक है, सी राइट आंसर है। कहाँ पे पढ़े थे आप? बहुत अच्छे से जब कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ा रहे थे तब बताए थे। ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट 3 प्रकार के होते हैं। बताइए, याद आ रहा है कि भूल गए आप? जब आपको सबसे पहले जो नए पुराने बच्चे हैं वो पढ़े होंगे, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट 3 प्रकार के होते हैं, यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, मल्टीडेंटेट। यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, मल्टीडेंटेट। और ईडीटीए जो होता है ये मल्टीडेंटेट का एग्जाम्पल है। किसका? मल्टीडेंटेट का। तो सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा 18वें का। हाँ, इसको चिलेटिंग एजेंट भी कहते हैं। बहुत अच्छा, किसी ने बहुत अच्छा अभी आंसर किया था। इसको चिलेटिंग एजेंट भी कहते हैं, चिलेटिंग एजेंट। ठीक है, चिलेटिंग एजेंट में भी आता है, ध्यान दीजिएगा। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जो कह रहे हैं ईडीटीए, इसको चिलेटिंग एजेंट भी कहा जा सकता है। आपके ऑप्शन में चिलेटिंग एजेंट भी लिखा हुआ आ सकता है। चिलेटिंग एजेंट का भी एग्जाम्पल है क्या? ईडीटीए। तो ईडीटीए को प्रयोग करते हैं कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट या चिलेटिंग एजेंट में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, रिडॉक्स टाइट्रेशन इज बेस्ड ऑन। रिडॉक्स टाइट्रेशन किस पे आधारित है? रिडॉक्स टाइट्रेशन किस पे आधारित है? एसिड बेस रिएक्शन पे, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन पे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पे। रिडॉक्स टाइट्रेशन किस पर आधारित है? एसिड बेस, प्रिसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन? करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड, डी राइट आंसर है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, रिडॉक्स टाइट्रेशन आधारित है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। बहुत अच्छा, वेरी गुड। कोई कह रहा है एसिड बेस रिएक्शन, अरे भैया एसिड बेस पे रिडॉक्स कहां से आ जाएगा? नामी री का मतलब रिडक्शन, ओक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पे आधारित है और रिडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक, 20वां क्वेश्चन है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बताइए किसके मापन पर आधारित है? ग्रेविमेट्रिक मतलब कि ग्रेवी से निकल के आ रहा है ग्राम। बताइए, वॉल्यूम पे, कलर पे, वेट पे या पीएच पे? किसी के आयतन पे, रंग पे, भार पे या पीएच पे? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेट, भार। ठीक है, कोई हमारा ठोस क्या है? पाउडर है या फिर ठोस क्रिस्टल है? ठीक है, कोई चीज पाउडर के फॉर्म में हमें टैबलेट बनाना है तो उसको हम किस में मेटर करेंगे? भार में भरेंगे, ग्राम में, मिलीग्राम हो गया, एमजी में। ठीक है, 500 mg का टैबलेट है। ठीक है, मिलीग्राम हो गया, ग्राम में कोई चीज मेजर करते हैं। तो जहां पे कोई चीज ग्राम या मिलीग्राम में, उसकी हम कंसंट्रेशन या उसको हम जब मापते हैं, उसको निर्धारित करते हैं, कोई चीज जब पाउडर ग्राम में हो तो वो किस में करते हैं? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में करते हैं। ठीक है, तो सी राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा 20वें वाला। ओके, चलिए, तो ये 20 क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 2। कुछ चैप्टर नंबर 1 से थोड़ा बहुत रिलेट कर रहे थे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए, कितने सही गए आपके कमेंट में बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए। अच्छे क्वेश्चन थे। जो थोड़ा पुराने नए स्टूडेंट है उन्हें थोड़ा तकलीफ हुआ होगा कि बहुत सारी चीजें टॉप 20 में नहीं है, लेकिन हौसला नहीं खोना है। बहुत लंबी जर्नी है, बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत कुछ अभी करना है। ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, केमिस्ट्री में बैक नहीं लगने देंगे, ये हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड डे। ओके, सोशल फार्मेसी की क्लास को भी देखते हैं, जैसा होगा शाम को, अगर पॉसिबल होगा तो शाम को देखेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे ही देखेंगे, कल से। ठीक, चलिए, सोशल फार्मेसी के क्लास का जो होगा देखेंगे शाम को ही, अगर पॉसिबल होगा तो शाम को लेंगे, नहीं तो कल से हो पाएगा, क्योंकि शाम को वो भी चलना है ना, ऑब्जेक्टिव, अरे सॉरी, वन शॉट भी चलना है यूट्यूब पर। ठीक है, वन शॉट भी यूट्यूब पर चलना है, तो सोशल फार्मेसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, या कल सुबह से। ठीक है, कल मॉर्निंग में क्लास, या तो फिर अभी शाम को देखते हैं जैसा होगा। ठीक है, चलिए।